जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस अभी तक हम लोगों का सीरीज चल रहा था, जो पार्ट वाइज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने एक एक पार्ट करके सभी कवर कर लिया। आज हम लोग क्लास 11 और 12 के उस सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मैराथन क्लास देखेंगे। एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट एकदम से बेसिक से शुरुआत किया जाएगा और अंत तक आपको लेकर के चला जाएगा। तो अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए, जिससे कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पढ़ना है वो टॉपिक क्या है हम लोगों का? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है बच्चों निर्माण। संश्लेषण का अर्थ हम क्या कह सकते हैं? निर्माण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वाक्य की बात करें तो रचना के आधार पर 3 प्रकार का वाक्य होता है। सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य और कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य। अब ये जो हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो है क्या? तो इसमें बच्चों सिंथेसिस का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? या तो जोड़ना या फिर मिलाना। इस विधि द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, हम या तो कम से कम 2 सेंटेंस लेंगे और उसको मिलाएंगे, उसको जोड़ेंगे और जोड़ करके रचना कर रहे हैं ना, वाक्य की रचना ही तो कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों? या तो एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंथेसिस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ सेपरेट है, अलग अलग है। कहा गया इट वॉज मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि थी। क्या कहा गया? इट वॉज मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि थी। हरी रीच्ड होम, हरी घर पहुंचा। वाक्य देखिए दोनों अलग अलग हैं। एक है मध्य रात्रि का समय था, दूसरा है हरी घर पहुंचा। अब इसको कंबाइन करना है बच्चों, तो कंबाइन कैसे होगा? एट मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में। क्या कहा गया? एट मिडनाइट यानी कि मध्यरात्रि में हरी रीच्ड होम, हरी घर पहुंचा। क्या हुआ कि मध्यरात्रि में हरी घर पहुंचा। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखा। क्या हुआ? इसको जोड़ करके एक सिंपल बनाया गया। अब जैसे 3 प्रकार का वाक्य बनेगा। 3 कौन कौन सा बनेगा? या तो सिंपल बनेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और या फिर कंपाउंड बनेगा। तो जो तीनों प्रकार का वाक्य आप लोगों का बन रहा है बच्चों, इसमें क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की वाक्य बनाने के लिए अलग अलग नियम हैं। भाई आप सिंपल बनाना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं कि कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, इसके तीनों के अलग अलग नियम हैं। तो करेंगे क्या? इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं और तीनों भाग में बांटेंगे और देखते हैं पहला भाग क्या है। तो पहला भाग है टू कंबाइन 2 or more सिंपल सेंटेंसेज इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। कंबाइन मतलब जोड़ना, यानी कि 2 या अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? दूसरा तरीका होगा टू कंबाइन 2 or more सिंपल सेंटेंसेज इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस, मतलब 2 या उससे अधिक सरल वाक्य को मिला करके एक संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, कंपाउंड मतलब संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा जो तरीका हम लोगों का है वो क्या है बच्चों? तो तीसरा कह रहा है कि टू कंबाइन 2 or more सिंपल सेंटेंसेज इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब 2 या उससे अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक मिश्रित वाक्य बनाना। 2 या अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 तरीका है।
ध्यान रखना, साधारण वाक्यों को जोड़ना है और बनाना 3 तरीके से है। या तो सिंपल ही बना देना अर्थात साधारण ही बना देना है, या कॉम्प्लेक्स भी बना देना है, या फिर कंपाउंड बना देना है। अब देखिए, वाक्य एक जो विशेष बात है, नोट है कि वाक्य संश्लेषण करते समय मतलब वाक्यों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। किसका? कौन सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों? इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई विचार या भाव छूट न जाए। पता लग रहा है कि आप जोड़ रहे हैं लेकिन जो मुख्य भाव है या मुख्य विचार है उसे छोड़ दिया, तो फिर आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी विशेष भाव छूटने न पाए। अब देखो करना क्या है, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए अभी तो हमने सिंथेसिस बताया कि सिंथेसिस क्या है, इसमें क्या किया जाता है और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमारा नियम शुरू होता है। पहला तरीका हम लोग आज पढ़ेंगे और वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना। क्या कहा बच्चों? कि साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। अब इसमें देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो ये जानिए कि साधारण वाक्य है क्या। क्या है? व्हाट इज ये सिंपल सेंटेंस? तो बच्चों साधारण वाक्य की अगर बात करें तो जो सिंपल सेंटेंस में मात्र एक ही फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर जी ये फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब मतलब हम कह सकते हैं मुख्य क्रिया, यानी कि वह क्रिया जो वाक्य के काल और कर्ता के वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे कहीं देख रहे हैं इज लग रहा है, कहीं एम लग रहा है, तो कहीं आर लग रहा है, या कहीं देखते हैं फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, कहीं सेकंड फॉर्म लग रहा है, कहीं थर्ड फॉर्म लग रहा है, कहीं आईएनजी फॉर्म लग रहा है। तो ये सभी किसके गुण होते हैं बच्चों? ये सब फाइनाइट वर्ब के गुण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ वाक्यों को ले रहा हूँ। देखिए पहला वाक्य एग्जाम्पल्स में है, सुरेश इज प्लेइंग हॉकी। क्या कहा गया? कि सुरेश हॉकी खेल रहा है। हरी वेंट टू द मार्केट, हरी बाजार गया। तीसरे में कह रहा है कि माय फादर इज़ ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। और चौथा क्या कह रहा है बच्चों? चौथा कह रहा है कि दे कैन गो होम, वह घर जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें वर्ब क्या है? इज प्लेइंग, इसमें क्या है? वेंट, इसमें क्या है? इज, और इसमें क्या है? कैन गो। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण के रूप में, जैसे अगर आप पहले वाक्य में देखते हैं तो इज प्लेइंग क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है सकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ प्लेइंग का सकर्मक है, हॉकी है, खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है? तो हॉकी खेल रहा है। दूसरे में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो जो वेंट है, वेंट इंट्रांजिटिव वर्ब है। इज क्या है? इज आपका लिंकिंग वर्ब है, पूरक क्रिया है। इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें कर्म ना हो, और लिंकिंग का मतलब कि जो पूरक या संयोजक क्रिया होती है। और इसमें कैन गो में तो गो आपकी मुख्य क्रिया है और कैन क्या है? तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। वही चीज़ यहाँ पर बच्चों स्पष्टीकरण में है। तो ये मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब भी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब भी 4 प्रकार की होती है। अब कह रहे हैं हम जानते हैं, भैया क्या जानते हैं? अभी हम लोगों ने क्या सीखा? तो हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में मात्र एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। हम लोगों ने क्या जाना? कि जो सिंपल सेंटेंस है उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस लेंगे तो 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब भी होगी। भैया जितना हम सिंपल सेंटेंस लेंगे उतना फाइनाइट वर्ब होगा। और इन्हें जोड़ करके जो हमें एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं कि उसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब आए? तो इसके लिए हम किसी एक वर्ब को फाइनाइट तथा अन्य वर्ब को नॉन फाइनाइट या अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देते हैं। और सिंपल सेंटेंस के लिए
कई विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे एक सिंपल है, एक सिंपल है, एक सिंपल और जोड़ रहे हैं और बनाना है आपको सिंपल ही। एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर है, एक फाइनाइट वर्ब आपका यहाँ पर भी है, और इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब लाना है। तो अब समस्या आपके सामने हो जाती है कि सर जी हम कैसे बदलें। तो कुछ करना नहीं है, जो दूसरा मतलब एक फाइनाइट वर्ब को तो हम फाइनाइट वर्ब रहने देंगे, किसी भी एक वर्ब को, बाकी जितने भी क्रियाएं हैं उनको हम या तो नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे, यानी कि पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनिटिव, या फिर हम किसी पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देंगे। और इसके लिए निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी? 8 विधि है। तो पहले 4 देखिए यहाँ पर। बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, क्या करना है बच्चों? एक पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल क्या होता है? कृदंत होता है। अब कहेंगे सर जी कृदंत क्या है? तो प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पढ़ा है कृत प्रत्यय और एक पढ़ा है तद्धित प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द होते हैं उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं, यानी कृदंत कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप लोग अगर वर्ब में जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग वर्ब वाले सेक्शन में अभी चले जाना क्लास एंड होने के बाद में, और उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया है बच्चों पार्ट 2, वर्ब वाला जो पार्ट 2 है पार्ट ऑफ स्पीच का, उसमें आपका पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा कह रहा है बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, यानी क्रियावाचक संज्ञा का प्रयोग करके, और जीरंड आर नाउन यानी क्रियार्थक संज्ञा या फिर संज्ञा का प्रयोग करके। ये चीज़ें आप लोगों को बच्चों बताया गया है कहाँ पर? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, यानी जीरंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है और पार्टिसिपल क्या है, ये आप वर्ब के पार्ट 2 वाले पार्ट में पा जाएंगे, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब नामक, उस पर थंबनेल पर भी लिखा है, आप वहाँ से जा कर के इस क्लास को आराम से देख सकते हैं और अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा कह रहा है कि बाय यूजिंग ए नाउन आर फ्रेज इन एपोजिशन, मतलब केस इन एपोजिशन आप लोगों को केस वाले वीडियो में पढ़ाया गया है। 5 प्रकार का केस होता है, तो उसमें एक केस इन एपोजिशन होता है जिसे फ्रेज इन एपोजिशन भी कहा जाता है। तो क्या कहा कि बाय यूजिंग ए नाउन आर फ्रेज इन एपोजिशन, एक संज्ञा या फिर फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। 5वां नंबर कह रहा है बच्चों बाय यूजिंग एन एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। क्या करना है कि एडजेक्ट मतलब या तो आप एडवर्ब का प्रयोग कीजिए क्रिया विशेषण का, या फिर एडवर्बल फ्रेज अर्थात क्रिया विशेषण वाक्यांश का प्रयोग कीजिए। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी होता है, उसका भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव फ्रेज, आप किसी विशेषण या विशेषण वाक्यांश का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, और संयोजक का प्रयोग करके भी सिंपल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला हेडिंग, और पहला हेडिंग क्या कह रहा है बच्चों कि बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करके या फिर कृदंत का प्रयोग करके। सिंपल से सिंपल वाले में अब पार्टिसिपल का प्रयोग सबसे बड़ा है बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टिसिपल का प्रयोग है इसे हम लोग आज एक ही देखेंगे, और कल वाले में अगर यानी अगली क्लास में अगर हम लोग बात करें तो अगली क्लास में हम लोग फिर देखेंगे। आप लोगों को बता दें कल शाम 7 बजे से आप लोगों का क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर बच्चों, पहला मॉडल पेपर चैनल पर लाया जा रहा है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग इसमें ज़रूर जुड़ें और अपना सुझाव दें, अपना ज्ञान वर्धन करें, क्योंकि अगर मॉडल पेपर आप लोगों ने देख लिया तो आपको ये पता होगा कि कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न किस प्रारूप में बनते हैं। तो इसलिए मॉडल पेपर वाली क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़ें। और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से। तो पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, प्रेजेंट पास्ट कहा तो उनके मुंह से स्वतः ही कभी कभी सीधे फ्यूचर निकल जाता है। बच्चों फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, तो क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, निवर्तमान कृदंत, भूत कृदंत और पूर्ण कृदंत।
अब देखिए, पहले हम लोग जो अभी नियम चालू करेंगे तो देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम, जब ये समाप्त होगा तब देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल का नियम, फिर उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल का नियम। क्रम से चलें जिससे बेहतर रहे। अब देखिए, पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंथेसिस करने के नियम। तो पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करने का नियम क्या है? नियम नंबर 1 कह रहा है बच्चों कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जोड़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसका निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित परिस्थिति कौन कौन सी है? कौन कौन सी है परिस्थिति बच्चों? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक साथ घटित होने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे क्या, जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है कि सेपरेट वाक्य है, ये सेपरेट मतलब अलग अलग वाक्य है। यहाँ हमें एक सिंबल लगाना चाहिए, नहीं लगा है, कोई बात नहीं। कविता वेंट आउट, कविता बाहर गई। शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी। क्या कहा गया बच्चों? कि कविता बाहर गई, वह रो रही थी। देखिए, दोनों काम एक साथ हो रहा है, मतलब कविता को बाहर जाते हुए देखा गया और उसे उस समय रोते हुए भी देखा गया। मतलब इसमें कोई काम आगे या पीछे नहीं हो रहा है। जाते जाते रो रही थी, या कह सकते हैं रोते रोते जा रही थी। तो क्या करेंगे कंबाइंड में कि कविता वेंट आउट वीपिंग, कविता रोते हुए बाहर गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। एक बार मैं आपको पुनः सुझाव दूंगा कि आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच वाले प्लेलिस्ट में जा करके पार्टिसिपल का क्लास अभी देख लेना, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंत में हुआ, हुए या फिर तत्काल कार्य होता है तो उसके लिए करके भी निकलता है। तो यहाँ क्या कहा गया कि कविता रोते हुए बाहर गई। यहाँ कहा गया था कि कविता बाहर गई, वह रो रही थी। इस प्रकार से हमने एक पहला नियम देख लिया। इसी नियम का एक नोट है बच्चों कि यदि वाक्य में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हो और इसको पार्टिसिपल में बदलना हो तो क्या करेंगे? बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इज एम आर वाज वेयर है, इसे बी वर्ब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? बी वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ बी में ही आईएनजी जोड़ देते हैं और क्या बन जाता है? बीइंग बन जाता है। जैसे क्या है? जैसे सेपरेट में एग्जाम्पल देख लीजिए। सेपरेट है, अलग अलग वाक्य है। ए टाइगर वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। क्या कहा गया कि एक शेर भूखा था और ही किल्ड ए गोट, उसने एक बकरी को मार दिया। बकरी को मारने का कारण क्या था बच्चों? शेर का भूखा होना। तो उसने अपने भूख के उद्देश्य से बकरी को मारा है, कार्य यहाँ पर भी साथ हुआ। अब पहला कार्य जो हुआ इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बदलना है। तो क्या करेंगे? बीइंग हंग्री, भूखे होने से, ए टाइगर किल्ड, या भूखा होकर के एक शेर ने एक बकरी को मार दिया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगला नियम। अगला नियम कह रहा है कि एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की पूर्णता अर्थात एक कार्य समाप्त हो के तुरंत बाद संपादित होने वाले कार्य में, मतलब एक कार्य समाप्त हो और उसके जस्ट बाद दूसरा कार्य हो। जैसे एक कार्य खत्म हुआ और तुरंत बाद, ठीक उसके तुरंत बाद क्या हो? दूसरा कार्य हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? प्रथम कार्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। मतलब जो काम पहले हुआ है उसकी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको चाहो उसको बदल दो। जो काम पहले हुआ है उसकी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। जैसे सेपरेट सेंटेंस है, अलग अलग वाक्य है। क्या कह रहा है? सरिता वेंट इनटू द गार्डन। सरिता मतलब सरिता वेंट बने गई, इनटू द गार्डन बगीचे में। सरिता बगीचे में गई और सी प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़ा। बगीचे में जाने के तुरंत बाद उसने फूल तोड़ा, क्योंकि वो फूल तोड़ने के लिए ही बगीचे में गई हुई थी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बच्चों? पहले सरिता ने क्या काम किया? सरिता ने पहले कौन सा काम किया? पहले बगीचे में गई है कि पहले फूल तोड़ा है?
तो पहले बगीचे में गई है, वहाँ जाने के बाद फूल तोड़ा है। तो क्या कहेंगे, गोइंग इनटू द गार्डन, बगीचे में जा करके, क्या कहा, बगीचे में जा करके सरिता प्लग्ड फ्लावर्स, सरिता ने फूल तोड़े। यहाँ पर क्या कहा गया बच्चों कि बगीचे में जा करके सरिता ने फूल तोड़े। अब इसके बाद में अगला देखिए, अगला कह रहा है चौथा नियम। चौथा नियम कह रहा है बच्चों कि कभी कभी दूसरा कार्य ही महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दूसरा कार्य होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहले की अपेक्षा। तो जब ऐसी स्थिति बने कि दूसरा कार्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, लेकिन पहला कार्य दूसरे कार्य को करने के लिए ही किया जाता है। जैसे दो कार्य है, अब दोनों में से पहला कार्य जो किया गया वो दूसरे कार्य को करने के लिए, दूसरे कार्य को करने के लिए किया जा रहा हो, तो क्या करेंगे, ऐसी दशा में प्रथम कार्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। क्या करेंगे, जो काम पहले हुआ है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे और जो काम बाद में हुआ है उसे नहीं बदलेंगे। जैसे देख लीजिए, अलग अलग वाक्य है। क्या कहा गया, द सोल्जर्स ड्रू दियर स्वार्ड्स, सैनिकों ने अपना तलवार खींचा। क्या कहा गया बच्चों कि सैनिकों ने अपना तलवार खींचा। दे अटैक्ड द एनिमी, उन्होंने शत्रुओं पर हमला कर दिया। क्या कहा गया कि सैनिकों ने अपना तलवार खींचा, उन्होंने शत्रुओं पर हमला कर दिया। अब इसको बनाना है किसमें, इसको बनाना है सिंपल में। तो भैया सैनिक, दूसरा महत्वपूर्ण क्या था इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों वाक्यों में देखा जाए तो हमला करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, शत्रु पर आक्रमण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन पहला काम क्या हुआ, तलवार खींचने का, और तलवार क्यों खींचा गया, हमला करने के लिए ही। तो काम तो दूसरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहला काम दूसरे काम को करने के लिए किया गया है। इसलिए क्या करेंगे, ड्राइंग दियर स्वार्ड्स, अपनी तलवार को खींचते हुए या खींच करके, द सोल्जर्स अटैक्ड द एनिमी, शत्रुओं मतलब सिपाहियों ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। मतलब पहला काम इम्पोर्टेंट नहीं था उतना ज़्यादा, तलवार निकालना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना महत्वपूर्ण शत्रु पर आक्रमण करना था, लेकिन तलवार को शत्रु पर आक्रमण करने के लिए ही निकाला गया। तो इसलिए उसी कार्य को आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। एक वाक्य और देख लीजिए, द प्रीस्ट टुक ऑफ हिज चरण पादुका, प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, पुजारी ने अपनी चरण पादुका उतारी। चरण पादुका किसे कहते हैं, जिसको हम लोग चप्पल आज के समय में कहते हैं, ऐसे पहले खड़ाऊं होता था जो पुजारी लोग पहनते थे। तो पुजारी ने अपनी चरण पादुका उतारी। ही इंटर्ड द टेम्पल, ही इंटर्ड उसने प्रवेश किया, द टेम्पल मतलब मंदिर में। पुजारी ने अपनी चरण पादुका उतारी और उसने मंदिर में प्रवेश किया। तो यहाँ पर चरण पादुका उतारना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था बच्चों, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण था मंदिर में प्रवेश करना। लेकिन अपनी चरण पादुका को उसने उतारा ही था मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो क्या करेंगे, पहली वाक्य की जो क्रिया है टुक ऑफ, इसको ही हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टेकिंग ऑफ हिज चरण पादुका, अपनी चरण पादुका को उतार करके, द प्रीस्ट इंटर द टेम्पल, पुजारी ने मंदिर में प्रवेश किया। क्या कहा गया कि अपनी चरण पादुका को उतार करके पुजारी ने मंदिर में प्रवेश किया। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कह रहा है बच्चों कि जब प्रथम वाक्य के कर्म का एक्शन अर्थात कार्य, जैसे जो पहले वाक्य का कर्म है अर्थात ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कार्य अगर द्वितीय वाक्य में दर्शाया गया हो, मतलब जैसे मान लीजिए पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में उस ऑब्जेक्ट का काम दर्शाया गया हो, तो उस एक्शन को अर्थात जो काम है उस एक्शन को क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, अर्थात दूसरे वाक्य की क्रिया को तब प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। अभी तक आप लोगों ने केवल यही देखा कि पहले वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं, लेकिन अगर पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट का कार्य दूसरे वाक्य में दर्शाया गया हो तो दूसरे वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए। कहा गया स्वीटी सा सम बेगर्स,
स्वीटी ने कुछ भिखारियों को देखा। और भिखारी क्या कर रहे थे? दे वीआर सिटिंग बाय द रोड साइड, वह सड़क के किनारे बैठे हुए थे। भैया पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? सम बेगर्स। क्या कहा गया? सम बेगर्स। स्वीटी सा सम बेगर्स, स्वीटी ने कुछ भिखारियों को देखा। और भिखारी का काम कहाँ दर्शाया गया? दूसरे वाक्य में, दे वीआर सिटिंग, वे बैठे हुए थे, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। तो अब इसमें दूसरे वाक्य की क्रिया को अर्थात इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्वीटी सा सम बेगर्स सिटिंग बाय द रोड साइड। स्वीटी ने कुछ भिखारियों को सड़क के किनारे बैठे हुए देखा। क्या कहा गया बच्चों? कि स्वीटी ने कुछ भिखारियों को सड़क के किनारे बैठे हुए देखा। अब और देख लेते हैं। अब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो रूल था बच्चों, ये हुआ समाप्त। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के रूल को। तो पास्ट पार्टिसिपल का रूल पहला क्या कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कार्य की जारी अवस्था दर्शाता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल कार्य की पूर्णता को दर्शाता है, पूरी होना दर्शाता है। और इसमें क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आप लोगों ने ग्रामर की बुक में देखा होगा, कभी कभी लिखा रहता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे एक प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर बच्चों का आ गया ही हैड ए कोट, उसके पास एक कोट था। और द कोट वाज टैटर्ड, मतलब कोट फटा पुराना था, या कह सकते हैं सिकुड़ा हुआ था। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे? इसको बना देंगे ही हैड ए टैटर्ड कोट, उसके पास एक फटा पुराना कोट था। पास्ट पार्टिसिपल की एक विशेषता और है, यह वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब इसका रूल भी देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है। पास्ट पार्टिसिपल की संरचना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, तो ये तो हम ऊपर ही देख चुके। इसका प्रयोग प्रायः उन दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। कैसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे? जिसमें एक कार्य अतीत अर्थात पास्ट में, भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हुआ हो, भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गया हो, तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़, ये विशेषता बताएगा, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल में सेपरेट वाले में, यानी अलग अलग वाले में कह रहा है ऑन द वे, रास्ते में, टू हर स्कूल, अपने स्कूल के रास्ते पर पूजा सा ए हट, पूजा ने एक झोपड़ी देखी। अपने स्कूल के रास्ते पर पूजा ने एक झोपड़ी देखी। और झोपड़ी क्या थी? इट वाज बर्न्ट, ये जली हुई थी। मतलब जब पूजा ने देखा तो झोपड़ी जल नहीं रही थी। अगर जल रही होती तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगाते, लेकिन पूजा ने जब झोपड़ी को देखा तो वो जली हुई थी, और पहले ही, उसके देखने के पहले ही जल चुकी थी, अर्थात काम वहां पर समाप्त हो चुका था भूतकाल में, और पहले समाप्त हो गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बच्चों? ऑन द वे टू हर स्कूल, अपने स्कूल के रास्ते पर पूजा सा ये बर्न्ट हट, देखिए तुरंत इसको क्या किए, इसके साथ लगा दी, पूजा ने एक जली हुई झोपड़ी देखी। क्या कहा? कि अपने स्कूल के रास्ते पर पूजा ने एक जली हुई झोपड़ी देखी। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि समाप्त हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से और ध्यान दीजिए, जब एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, मतलब एक कार्य समाप्त हुआ और तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक कार्य समाप्त होने के बहुत देर बाद दूसरा कार्य हो, तो वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। मतलब अगर एक काम समाप्त हुआ, तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, जैसे बगीचे में गया, फूल तोड़ा, बगीचे में जाने के बाद उसने फूल तोड़ा, शेर को देखा, भाग गया, शेर को देखने के बाद भागा, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन अगर ये हुआ कि उसने जली हुई झोपड़ी देखी, उसने देखा झोपड़ी, एक झोपड़ी देखा, झोपड़ी जली हुई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि झोपड़ी पहले जल चुकी थी। मैंने एक पर्स पाया, ये पहले खो चुका था, तो पहले ही खो चुका था, ऐसी स्थिति में पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। सेपरेट में देखते हैं, ए सोल्जर वाज आस्किंग फॉर वाटर, एक सिपाही पानी की मांग कर रहा था। क्या कहा गया बच्चों? कि एक सिपाही पानी की मांग कर रहा था।
और क्या हुआ, ही वॉज वाउंडेड, वह घायल था। एक सिपाही पानी की मांग कर रहा था, वह घायल था। अब कंबाइंड में देखते हैं, ए वाउंडेड सोल्जर मतलब एक घायल सिपाही वाज आस्किंग फॉर वाटर, पानी की मांग कर रहा था। देखिए, सिपाही जब पानी की मांग कर रहा था उस समय घायल नहीं हुआ था, सिपाही पहले से ही घायल था। तो उसी को यहाँ पर क्या कर दिए, ए वाउंडेड सोल्जर वाज आस्किंग फॉर वाटर, यानी एक घायल सिपाही पानी की मांग कर रहा था। इसके बाद में बच्चों चलते हैं अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये निम्नलिखित प्रकार से होती है, अर्थात दो प्रकार इसमें होता है। तो दोनों कौन कौन सा होता है। अगर आपका वाक्य जो परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है उसमें वॉइस के अकॉर्डिंग होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। ये ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस में होगा तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हैविंग के साथ, और पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। चलिए नियम देख लेते हैं। जब एक ही कर्ता द्वारा किए गए दो कार्यों के बीच कुछ समय का अंतराल हो और दोनों कार्य एक दूसरे का हिस्सा ना हो तो क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। ध्यान देना, तुरंत बाद अगर कार्य समाप्त हो रहा है, मतलब तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। बहुत पहले अगर कार्य समाप्त हुआ है एक कार्य और उसके काफ़ी दिन बाद दूसरा कार्य समाप्त हो रहा है या काफ़ी समय बाद दूसरा हो रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल। अब अगर कुछ देर बाद हो रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जैसे देखिए, और परफेक्ट पार्टिसिपल में ये भी है कि एक दूसरे का हिस्सा ना हो कार्य। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया बच्चों, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त किया। और आई वेंट टू स्कूल, में स्कूल गया। अब मेरा स्कूल जाना और कार्य का समाप्त करना एक दूसरे कार्य का कोई भी हिस्सा इसमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जो पहले हुआ है काम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में, हमेशा ये जान लीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल में वही क्रिया बदली जाएगी जो काम पहले हुआ है। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, फिनिश्ड कर दिया। तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय गया। और देखते हैं, जैसे कहा गया द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया। क्या कहा गया कि नौकर ने कमरा साफ किया और ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। देखिए, कमरा साफ करने के तुरंत बाद नौकर बाहर नहीं भागा। तो नौकर बाहर कब गया, जब उसने कमरा को साफ कर लिया, उसकी कुछ देर बाद गया होगा, हाथ मुंह धुला होगा, तब गया होगा ना। तो पहले कौन सा काम हुआ, कमरा का साफ करना। तो क्या करेंगे, हैविंग स्वेप्ट द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कमरा साफ करने के बाद द सर्वेंट वेंट आउट, नौकर बाहर चला गया। और ये है किस में, एक्टिव वॉइस में है। चलिए और देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है द कैप्टन वाज सराउंडेड बाय द इनेमी। द कैप्टन मतलब कप्तान वाज सराउंडेड मतलब घेर लिया गया था, बाय द इनेमी यानी शत्रुओं के द्वारा। कप्तान शत्रु के द्वारा घेर लिया गया था और ही सरेंडेड, उसने क्या किया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, कंबाइंड में देखिए, नौ कप्तान से सैनिकों के द्वारा शत्रु के द्वारा घेरा गया। तो शत्रु के द्वारा घेरा गया मतलब पैसिव वॉइस में है। अब इसमें क्या करेंगे, हैविंग बीन के साथ में सराउंडेड लगा, हैविंग बीन सराउंडेड बाय द एनिमी, शत्रु के द्वारा घेर लिए जाने के कारण द कैप्टन सरेंडेड, कप्तान ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब शत्रु के द्वारा घेर लिए जाने के बाद कप्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक चीज आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों कि अगर पार्टिसिपल का प्रयोग तभी कर सकते हैं आप, पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, जब पार्टिसिपल के प्रयोग में दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए,
सब्जेक्ट समान हो, अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान है तभी आप पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। होता क्या है, मान लीजिए पहले वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर मोहन लिखा है और दूसरे वाक्य में ही लिखा है। जैसे देख लीजिए, मोहन सा ए लायन, सा ए लायन, मोहन ने एक शेर देखा और ही रैन अवे, क्या हुआ, ही रैन अवे, वह भाग गया। क्या हुआ बच्चों कि मोहन ने एक शेर देखा, वह भाग गया। अब इसका आंसर क्या बनेगा, मतलब सीइंग ए लायन, क्या होगा, सीइंग ए लायन, सीइंग ए लायन मोहन रैन अवे, क्या हो जाएगा, मोहन रैन अवे, ये आपका बनेगा। क्यों बनेगा ये भी ध्यान रखिए। देखिए इधर मोहन है सब्जेक्ट के रूप में, इधर क्या है, ही लिखा है सब्जेक्ट के रूप में, लिखा है ना। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, मोहन और ही जो आप लोगों ने देखा, मोहन का प्रोनाउन ही तो लिया गया है, तो ये एक समानकर्ता कहलाएगा। या फिर यहाँ पर ही होता, यहाँ पर भी ही होता, तब समान होगा। अब यहाँ पर आई हो, यहाँ पर ही हो, तो फिर प्रेजेंट मतलब कोई भी पार्टिसिपल आप नहीं लगा सकते। ये नियम ध्यान रखना, टाइपिंग में मैंने नहीं लिया था, याद आ गया, आप लोगों को बता दिए। तो बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। अब सोचेंगे इन्फिनेटिव क्या है, तो इन्फिनेटिव के लिए मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव में होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा सिंथेसिस करने के नियम। इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा सिंथेसिस करने के कौन से नियम हो सकते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रायः उन वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनसे उद्देश्य, कर्तव्य या परिणाम का बोध होता है। मतलब या तो उद्देश्य का बोध हो रहा हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम कहते हैं, कर्तव्य यानी ड्यूटी या फिर रिजल्ट का अगर ज्ञात हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग अक्सर करते हैं जोड़ने के लिए। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव चाहे एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, इसके पहले टू का प्रयोग जरूर करो। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में है तो भी टू का प्रयोग करो, और पैसिव वॉइस में है तो भी इन्फिनेटिव के पहले टू का प्रयोग आपको करना है। साथ ही साथ क्या करना है बच्चों कि पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा के पैटर्न का प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए इन्फिनेटिव आपका पैसिव वॉइस में है तो उसमें क्या करेंगे, टू करेंगे, उसके बाद में बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैटर्न का प्रयोग करेंगे, उसके थर्ड फॉर्म के रूप का प्रयोग करेंगे, और एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के पैटर्न का प्रयोग करना है। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में है तो टू लिखो, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, तो ये एक्टिव बन जाएगा। पैसिव में क्या करना है, तो पैसिव में टू के साथ में बी लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। एक्टिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ पर देखिए हमने बता भी दिया है कि जो इन्फिनेटिव होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो सिंपल इन्फिनेटिव होता है, एक होता है सिंपल इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की हिंदी होती है क्रियावाचक संज्ञा, ये वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है या विशेषण का कार्य करता है। और दूसरा होता है बच्चों जीरंडियल इन्फिनेटिव, दूसरा क्या होता है, जीरंडियल इन्फिनेटिव होता है, लेकिन दोनों जगह पर टू का प्रयोग होगा। तो अब बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम कहाँ पर कैसे जानेंगे कि ये जीरंडियल है या फिर सिंपल है। तो चलिए उस कन्फ्यूज़न को भी हम दूर कर देते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, नाउन प्लस वर्ब का कार्य करता है। जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है यह या तो संज्ञा का कार्य करेगा या फिर क्रिया का कार्य करेगा। और जीरंडियल इन्फिनेटिव एडजेक्टिव प्लस वर्ब का कार्य करता है, मतलब क्रिया के बारे में तो बता ही रहा है, साथ ही साथ एडजेक्टिव का कार्य करता है। सिंपल इन्फिनेटिव क्रिया के बारे में बता रहा है, साथ ही साथ संज्ञा का कार्य करता है। और सिंपल इन्फिनेटिव का चिन्ह नानी ने, अर्थात हिंदी में जब सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो हिंदी में उसका अर्थ होता है क्रिया के अंत में नानी ने, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, कूदना, इस तरीके से। और जो जीरंडियल इन्फिनेटिव का चिन्ह है हिंदी में वो के लिए होता है, जैसे पढ़ने के लिए,
घूमने के लिए, जैसे कहते हैं ना मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो इसमें क्या है बच्चों, जीरेंडियल इन्फिनेटिव है। और मैं पढ़ना चाहता हूँ तो ये सिंपल इन्फिनेटिव है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे सेपरेट में अलग अलग वाक्य में है ही हैज़ 2 सन्स, उसके पास 2 बेटे हैं, और ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसे उन्हें शिक्षित करना है। क्या करना है बच्चों, उसके पास 2 बेटे हैं, उसे उन्हें शिक्षित करना है। अब कंबाइंड में सोचेंगे कि क्या करें, तो करना क्या है, ही हैज़ 2 सन्स, उसके पास 2 बेटे हैं, टू एजुकेट शिक्षित करने के लिए। देखिए 2 बेटे हैं, उनको शिक्षित करना उसका कर्तव्य है, एकमात्र उद्देश्य भी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि उसके पास शिक्षित करने के लिए 2 बेटे हैं, और ये कंबाइंड सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि द सर्वेंट वाज ए थीफ, द सर्वेंट वाज ए थीफ, मतलब नौकर एक चोर था, और मदर फाउंड दिस, माता जी ने इसे पाया। तो देखिए नौकर कैसा था, तो नौकर एक चोर था, और माता जी ने इसे प्राप्त किया। तो क्या करेंगे, माता जी ने ही तो प्राप्त किया है, तो लिखेंगे मदर फाउंड द सर्वेंट, माता जी ने नौकर को पाया, टू बी ए थीफ, चोर होना, माता जी ने नौकर का चोर होना पाया। और ये हमारा हो गया कंबाइंड सेंटेंस। यहाँ पर क्या है बच्चों, परिणाम है, नौकर का चोर होना पाया जाना क्या है, रिजल्ट है, परिणाम है। अगला देखते हैं तीसरा वाक्य क्या कह रहा है। तीसरा वाक्य कह रहा है कि ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता था, शिक्षित करना चाहता था, तो ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसे अमेरिका भेज दिया। अब बताओ अपने बेटे को अमेरिका भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था, शिक्षित करना। तो यहाँ पर उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब उद्देश्य प्रकट हो रहा है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करो। तो क्या किया उसने, ही सेंट हिम टू अमेरिका है ना, तो किसे, हिम किसके लिए कहा गया, हिज सन के लिए। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, काहे के लिए, टू एजुकेट हिम, उसे शिक्षित करने के लिए। उसने अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अमेरिका भेज दिया। चौथा देखते हैं बच्चों। चौथा कह रहा है कि राम इज़ वेरी पुअर, राम बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाई बुक्स, वह किताबें नहीं खरीद सकता है। मतलब राम के गरीबी का परिणाम ये है कि वह किताबें खरीद ही नहीं सकता है। तो क्या करेंगे कंबाइंड में, कंबाइंड में करेंगे राम इज़ टू पुअर टू बाई बुक्स, मतलब राम किताबें खरीदने के लिए बहुत अधिक गरीब है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक वाक्य, जो दूसरा वाक्य हम लोगों का है, इसमें इन्फिनेटिव आपका पैसिव में है, बाकी सभी आपके क्या हैं, आपके सभी एक्टिव में हैं। अब इन्फिनेटिव वाला ख़त्म हुआ, तो अगला प्रयोग है बच्चों। तीसरा तरीका क्या है सिंपल से सिंपल बनाने का, बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक का, नाउन और जीरंड, संज्ञा या जीरंड का प्रयोग करके। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और देखते हैं, कह रहे हैं प्रीपोजिशन को नाउन या जीरंड के साथ में प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर नियम क्या है बच्चों, देखिए प्रीपोजिशन नाउन या जीरंड के प्रयोग द्वारा सिंथेसिस करने के नियम में पहला नियम है, पहला नियम क्या है कि प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद प्रयोग किए गए नाउन या जीरंड, क्या करना है कि प्रयोग किए गए नाउन या जीरंड, जीरंड क्या होता है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी होता है, का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसके बाद में यानी प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद में चाहे नाउन हो चाहे जीरंड हो, उनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपको उसे नाउन के सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में कर लो। चलिए अब देखते हैं और एक नोट देख लेते हैं
कि जीरंड भी इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल की तरह डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर इसे डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है तथा वाक्य में नाउन का कार्य करता है, यानी कि संज्ञा का कार्य करता है। अब देखते हैं उदाहरण को। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और यहाँ से समझने का प्रयास करो। सेपरेट वाक्य है बच्चों। ही विल डू इट, वह इसे करेगा। ही श्योर, उसे विश्वास है। अब यहाँ पर देखिए श्योर, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, तो इधर वाले में इज है और इधर वाले में डू है। तो क्या इज को हम बीइंग बदलेंगे, तो तब बदलते जब इधर भी ऐसा होता। तो क्या करेंगे, ही श्योर ऑफ, श्योर के बाद में आप देखो प्रीपोजिशन लग गया। ही श्योर ऑफ डूइंग इट, वह उसे यह करने का विश्वास है या वह इसलिए निश्चित है। तो ये आपका सेपरेट से कंबाइंड बन गया। दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चों। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, राम सोल्ड हिज बुक, राम ने अपनी किताब बेच दी। क्या कहा गया कि राम ने अपनी किताब बेच दी और ही गॉट 2 रुपीज़ फॉर इट, उसने इसके लिए 2 रुपये पाए। देखिए कैसे क्या होगा, राम सोल्ड, राम ने बेचा, हिज बुक अपनी किताब, राम ने अपनी किताब बेच दिया और काहे के लिए, 2 रुपये के लिए। फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो राम सोल्ड हिज बुक, राम ने अपनी किताब बेच दी, फॉर 2 रुपीज़, 2 रुपये के लिए। क्या किया, राम ने अपनी किताब 2 रुपये के लिए बेच दिया। देखिए या तो नाउन का प्रयोग करना है या फिर क्या करना है, जीरंड का। तो यहाँ हमें 2 रुपीज़ मिल रहा है, इसके पहले हमने फॉर लगा दिया। तो ना कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह जीरंड लगाना है या हर जगह नाउन लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना है। और हमने यहाँ पर 2 रुपीज़ लगा दिया, तो राम ने 2 रुपये के लिए अपनी किताब बेच दी। तीसरा कह रहा है बच्चों, जॉन इज़ इल, जॉन बीमार है। क्या कहा गया कि जॉन बीमार है। ही हैज़ हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। राम बीमार है, उसे तेज बुखार है। क्यों है उसे तेज बुखार, तो देखिए मतलब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो जॉन इज इल, राम बीमार है, राम बीमार है और कितना, कैसे बीमार है, विथ हाई फीवर, तेज बुखार से। राम तेज बुखार से बीमार है। देखिए बीमारी वाले में विथ का प्रयोग होता है, जैसे या फिर फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो जब बुखार की बात आए तो विथ का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि जॉन इज इल विथ हाई फीवर, जॉन तेज बुखार से बीमार है। चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा गया है और इस तरीके का सेम वाक्य आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। सी हैज़ फेल्ड, वह असफल हो गई है। सी हेयर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। वह क्या हुई, असफल हो गई, समाचार को सुना और क्या हुआ, मूर्छित हो गई। तो सबसे पहले देखिए हियर क्या हुआ, पहला काम भैया, फेल तो हुई वो तो ठीक है, लेकिन उसने समाचार सुना उसके बाद मूर्छित हुई। तो हियरिंग द न्यूज़, लेकिन आन इसके पहले नहीं लगा देंगे तो पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। तो आन हियरिंग द न्यूज़, अब ये क्या हो गया, जीरंड हो गया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। अपनी असफलता का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गई। इसके बाद में अगला देखते हैं 5वां वाक्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है बच्चों, सेपरेट में कह रहा है कि ही डिड नॉट वर्क एट ऑल, उसने बिल्कुल भी कार्य नहीं किया। ही पास्ड, वह पास हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, उसने कार्य बिल्कुल भी नहीं किया, पास भी हो गया। तो देखिए इंस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद भी, नॉट वर्किंग, ना कार्य करने के, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी कार्य ना करने के बावजूद भी ही पास्ड, वह पास हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों के अर्थ में लगभग ने मिल रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव में कुछ जगह पर के लिए भी मिल रहा है और जीरंड में हर जगह पर क्या हो रहा है बच्चों, तो जीरंड में हर जगह पर नानी ने ही मिल रहा है। चौथा प्रयोग हम लोग देखते हैं। चौथे में है कि बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन,
मतलब एक संज्ञा या फिर फ्रेज इन ए पोजीशन जिसको समानाधिकरण कारक कहते हैं, एक संज्ञा या समानाधिकरण कारक के प्रयोग के द्वारा। तो ये कैसे होता है, कैसे होता है चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पर देख लें कि इससे संबंधित नियम, सिंथेसिस करने का नियम क्या है। तो सिंथेसिस करने का नियम कह रहा है बच्चों कि जब दो नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जैसे मान लीजिए दो संज्ञाएं हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही वस्तु के लिए दोनों संज्ञाओं का प्रयोग किया गया हो, तो बाद वाले नाउन का वही केस अर्थात कारक होगा जो पहले वाले नाउन का होता है। बाद वाला नाउन उसी केस में या उसी कारक में होगा जो पहले वाले का होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, केस इन ए पोजीशन, जिसका अर्थ होता है पास पास में रखना, कोई चीज़ नज़दीक नज़दीक में रखना, करीब करीब में रखना, उसे ही क्या कहते हैं, केस इन ए पोजीशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने कहा इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इज नो मोर, मतलब इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री अब नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इंदिरा गांधी के लिए ही यह भी तो कहा गया है कि डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों संज्ञाएं हैं और दोनों संज्ञाएं एक ही के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है बच्चों, अब इसका हम लोग देखते हैं उदाहरण से और वहाँ से इसको कंबाइन करते हैं। सेपरेट में कहा गया टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि, टैगोर की सबसे अधिक प्रसिद्ध कार्य गीतांजलि है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, ये छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है, यह छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है। कंबाइंड में देखते हैं, देखिए टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि, टैगोर की जो सबसे अधिक प्रसिद्ध कार्य है वो क्या है, गीतांजलि है। क्या है गीतांजलि, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, मतलब छोटी छोटी कविताओं का संग्रह, यानी टैगोर का सबसे प्रसिद्ध कार्य गीतांजलि छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, गीतांजलि और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स एक ही के लिए कहा गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरे में कह रहा है सेपरेट में है किरण गॉट ए प्राइज, किरण ने एक पुरस्कार प्राप्त किया। सी इज माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। क्या कहा गया कि किरण ने एक पुरस्कार प्राप्त किया, वह मेरी पुत्री है। अब किरण कौन है, तो माई डॉटर है, मेरी पुत्री है। क्या किया है, गॉट ए प्राइज, एक पुरस्कार पाया। किरण और माई डॉटर एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, केस इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन होगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, आई सा द कुंभ फेयर, मैंने कुंभ मेला देखा। इट वॉज द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, ये अपने तरीके का सबसे अच्छा था। मैंने कुंभ मेला देखा और यह अपने तरीके का सबसे अच्छा मेला था। अब देखो कुंभ मेले की विशेषता क्या थी कि सबसे अच्छे तरीके का था, तो क्या कहा गया कि आई सा द कुंभ फेयर द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, मैंने कुंभ मेला अपने तरीके का सबसे बेहतर देखा था भैया। तो यहाँ पर द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड इसी के लिए प्रयोग हुआ है, कुंभ फेयर के लिए ही। तो इस प्रकार से एक और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ही वॉज एन इटालियन, वह एक इटली था, मतलब इटली का निवासी था। तो कोलंबस कौन था, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, यानी कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज एन इटालियन। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, कैसे, हम ऐसा भी लिख सकते थे कि कोलंबस एन इटालियन, कोलंबस एन इटालियन, उसके बाद में लिख देते कि डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये भी बन जाता। बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज, एक क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश का प्रयोग करके। तो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश का प्रयोग करके कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ से इसका कुछ नियम है। नियम ये है बच्चों कि एडवर्ब वाक्य के शुरू में भी आ सकता है
परंतु एडवर्ब अधिकतर वाक्य के बाद में ही रखना चाहिए। भाई एडवर्ब क्या है, तो इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वाक्य के अंत में रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 2 लिया है। द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली, क्या कहा गया कि ट्रेन समय से पहुँची, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है, पंक्चुअली है। और इसमें क्या कहा गया, अनलॉकली ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, दुर्भाग्यवश वह एक दुर्घटना में मारा गया। यहाँ पर एडवर्ब क्या है, अनलकली है। तो हमने देखा कि एडवर्ब का प्रयोग अंत में भी हो सकता है और एडवर्ब का प्रयोग शुरुआत में भी हो सकता है। अब दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है बच्चों, कि यदि एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के अंत में हो तो एडवर्ब फ्रेज जो होता है इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में ही होगा। मतलब अगर एडवर्ब का प्रयोग आप वाक्य के अंत में कर रहे हैं तो जो एडवर्बल फ्रेज होगा उसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही, शुरुआत में ही किया जाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। तो उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण में जैसे देखिए एक वाक्य है, एक मिनट, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण में जैसे एक वाक्य लिया गया, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। आई मेट, मैं मिला, माई फ्रेंड अपने मित्र को, इन द ट्रेन मतलब ट्रेन में, मैं अपने मित्र को ट्रेन में मिला। द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, और यह जो मिलना था अप्रत्याशित था। अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो, अनएक्सपेक्टेड। अब बच्चों इसको, और तीसरा क्या है, एक वाक्य और है, वी मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, हम एक लंबे समय के बाद मिले। तो अब देखते हैं, देखिए आफ्टर ये लॉन्ग टाइम जो है ये समय के बारे में बोध करा रहा है, एक से अधिक शब्द है तो ये फ्रेज हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आफ्टर ये लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय के बाद। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मुख्य काम यही तो हुआ था कि मैं अपने मित्र से ट्रेन में मिला। अच्छा, जो मीटिंग अनएक्सपेक्टेड था उसको क्या करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली। तो बच्चों जो अनएक्सपेक्टेडली है ये एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ तो जो एडवर्बल फ्रेज था इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में कर दिया गया। मतलब मैं अपने मित्र, एक लंबे समय के बाद मैं अपने मित्र से ट्रेन में अप्रत्याशित रूप से मिला। तो देखते हैं कुछ सेपरेट सेंटेंसेस। सेपरेट सेंटेंस में है बच्चों, ही रीड द बुक, वह किताब को पढ़ता था। और ही रीड इट इन ए हरी, वह इसे जल्दी जल्दी में पढ़ता था। तो हरी क्या है, हरी आपका एडजेक्टिव है। इसको बना दीजिए तो क्या करेंगे, ही रीड द बुक, वह किताब पढ़ता था। कैसे पढ़ता था, इन ये हरी मतलब जल्दबाजी से, जल्दी जल्दी से। तो ही रीड द बुक हरीडली मतलब वह जल्दी जल्दी किताब को पढ़ता था। यहाँ पर हरीडली हो गया। और देखते हैं बच्चों, और में क्या है, सेपरेट में है, द ट्रेन अराइव्ड मतलब ट्रेन पहुँची। इट वाज पंक्चुअल, यह समय से थी। क्या कहा गया कि ट्रेन पहुंची, यह समय से थी। तो इसको क्या कर दिए, द ट्रेन अराइव्ड, पंक्चुअल को पंक्चुअली कर दिए और एडवर्ब हो गया। तो क्या हो गया, द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली। और ये आपका बन गया सिंपल। देखिए यहाँ पर अराइव्ड एक फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है वाज। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है द ट्रेन, इसमें सब्जेक्ट है इट। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। बाकी आपका जो ये है पंक्चुअली, ये तो आपका एडवर्ब का प्रयोग किया गया। और देख लेते हैं बच्चों तीसरा वाक्य क्या कह रहा है। सेपरेट में है, इंदिरा गांधी स्पोक मतलब इंदिरा गांधी बोली। सी स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, वह केवल कुछ मिनटों के लिए बोली। क्या कहा गया कि इंदिरा गांधी बोली और वह केवल कुछ मिनटों के लिए ही बोली। तो अब क्या करेंगे, इंदिरा गांधी स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, इंदिरा गांधी कुछ मिनटों के लिए बोली। फॉर ए फ्यू मिनट्स जो है यही आपका एडवर्बल फ्रेज है और इसको अंत में लगा दिए। देखिए एडवर्बल फ्रेज शुरुआत में तब लगेगा जब वाक्य के अंत में एडवर्ब का प्रयोग किया गया होगा। अगर वाक्य के अंत में एडवर्ब का प्रयोग नहीं है तो एडवर्बल फ्रेज अंत में भी लग सकता है। चौथा कह रहा है बच्चों, डू दिस वर्क, यह कार्य करो।
इट शुड नॉट बी डिलेड, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया कि यह कार्य करो, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा, डू दिस वर्क, इस कार्य को करो, विदाउट डिले मतलब बिना देरी के, इस कार्य को बिना देरी के करो। ये सभी आपके सिंपल से सिंपल बन रहे हैं। तो ये तो हम लोगों का आसान था। अब यहाँ पर थोड़ा सा नया चीज़ आया। नया चीज़ क्या कह रहा है बच्चों, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, और चलिए इसमें देखते हैं, कह रहा है नियम। तो नियम मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंथेसिस करने के नियम, जिसमें नियम नंबर 1 कह रहा है कि जब नाउन के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाए तो नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में माना जाता है। मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल आप लोगों को पार्टिसिपल का यूज़ पहले ही क्लास में बताया गया है। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अगर नाउन के बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या माना जाता है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में माना जाता है। चलिए कब इसका प्रयोग करना है तो ये भी देख लेते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम एब्सोल्यूट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है इसे एब्सोल्यूट पार्टिसिपल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की ही तरह होता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं वैसे ही इसका भी प्रयोग होता है। बस अंतर केवल इतना होता है कि इसमें दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। देखिए पार्टिसिपल का जब मैंने यूज़ पढ़ाया तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया है, उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान होगा तभी हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, और यही कारण है कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपल को इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखते हैं। भाई जो पार्टिसिपल था उसमें तो हम पहले भी लिख सकते थे, अंत में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिखेंगे। इसका प्रयोग निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो तीनों प्रकार देख लेते हैं बच्चों। कहा गया एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें कैसे होगा, तो एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो बी है, बी वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वियर है, तभी हम करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, को बीइंग में बदल देते हैं। एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें बी वर्ब को यानी इज, एम, आर, वाज, वियर को बीइंग के रूप में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर इट वाज ए हॉलीडे, मतलब एक छुट्टी का दिन था। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं गए। क्या कहा गया कि छुट्टी का एक दिन था, हम विद्यालय नहीं गए। तो कंबाइंड में क्या कहा गया, इट बीइंग ए हॉलीडे मतलब एक छुट्टी का दिन होने के कारण वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं गए। देखिए यहाँ पर पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, इट है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो वी है। दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हुआ। अब पहले वाक्य की क्रिया क्या है, तो वाज है। अच्छा, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल में पहले वाक्य की क्रिया को ही पार्टिसिपल में बदला जाएगा, वो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना हो या परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हमने क्या किया, वाज बी वर्ब का हिस्सा है इसलिए क्या किया गया, बीइंग कर दिया गया। इट बीइंग ये हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला देखते हैं बच्चों एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर प्रयोग करना है तब क्या करेंगे, हैविंग के साथ में, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया बच्चों कि द सन रोज, सूर्य निकला, वी गॉट अप, हम जाग गए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है पहले वाक्य का, तो द सन है। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वी है। अच्छा, पहले वाक्य की क्रिया क्या है, रोज है, यानी बी वर्ब तो है नहीं, इज, एम या आर या वाजवियर नहीं है, तो हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। जब इज, एम, आर या वाजवियर होता तो हम लोग उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते। तो क्या करेंगे, द सन लिखे, उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग राइजन कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, द सन हैविंग राइजन। उसके बाद दूसरे वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वी गॉट अप मतलब सूर्य के निकलने के बाद हम
जाग गए या उठ गए। इसके बाद में तीसरा देखते हैं, तीसरा तरीका कौन सा है बच्चों। तो तीसरा तरीका कह रहा है कि एब्सोल्यूट पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। अब मान लो अगर एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का कर रहे हैं और उसमें पैसिव हो, तब क्या करेंगे, हैविंग लिखेंगे, हैविंग के साथ साथ बीन लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे। तो चलिए जैसे में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। द कैप्टन वाज किल्ड, मतलब कप्तान मार दिया गया। तो जब कप्तान मार दिया गया तो क्या हुआ, द आर्मी रैन अवे, सेना भाग गई। क्या कहा गया बच्चों कि द कैप्टन वाज किल्ड, मतलब कप्तान मार दिया गया, और द आर्मी रैन अवे मतलब सेना भाग गई। देखिए द कैप्टन यहाँ का सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है द आर्मी। अच्छा कप्तान मारा गया है तो किसी के द्वारा तो मारा गया था, तो ये पैसिव में है ना। तो अब क्या करेंगे, द कैप्टन लिखेंगे, उसके बाद ये पहला वाक्य की क्रिया पैसिव में होने के कारण हैविंग बीन किल्ड लिखेंगे, यानी द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कप्तान के मार दिए जाने के बाद द आर्मी रैन अवे, सेना भाग गई। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं या एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। कुछ नियम और है बच्चों, और नियम ये है कि यदि दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही है तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, तब वहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मोहन सा ये टाइगर, मोहन ने एक बाघ देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। भैया मोहन ने बाघ देखा तो क्या किया, भाग गया। अब कंबाइंड में क्या कह रहा है, सीइंग ए टाइगर, यानी एक बाघ को देख करके मोहन रैन अवे, मतलब मोहन भाग गया। एक बाघ को देख करके क्या हुआ बच्चों, तो मोहन भाग गया। देखिए यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, तो मोहन का ही प्रोनाउन तो यहाँ पर ही लिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, दोनों का परफेक्ट पार्टिसिपल का ना करके, मतलब एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का प्रयोग ना करके सीधे पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया। अगला नियम कह रहा है कि यदि दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो, क्या कह रहा है बच्चों कि यदि दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। कैसे, द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया। इधर का सब्जेक्ट क्या है, द सन, इधर का सब्जेक्ट द फॉग। अब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो गया, तो जब सब्जेक्ट अलग अलग हो गया तब क्या किए हम लोगों ने किया, द सन उसके बाद में हैविंग राइजन कर दिए, द फॉग डिसअपीयर्ड, मतलब सूर्य के निकलने के बाद कोहरा गायब हो गया। इस प्रकार से ये आप लोगों का बन गया। अगला देखते हैं बच्चों, ये सेपरेट में और एक कह रहा है कि द डीड वाज साइंड, मतलब कार्य पर हस्ताक्षर कर दिया गया। ऑल वेयर सेटिस्फाइड, सभी लोग संतुष्ट थे। हस्ताक्षर किया गया, किसी के द्वारा किया गया, पैसिव में है, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दीजिए। द डीड हैविंग बीन साइंड, मतलब कार्य पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद ऑल वेयर सेटिस्फाइड, सभी लोग संतुष्ट थे। इस प्रकार से ये भी खत्म हुआ। तीसरा जो मतलब इसके बाद अगला प्रयोग है वो क्या है बच्चों, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब कि विशेषण या विशेषण वाक्यांश का प्रयोग करके। तो इसके लिए नियम क्या है, इसके लिए नियम है बच्चों कि जब, क्या कह रहा है कि जब एक वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव यानी कि विशेषण दूसरे वाक्य में वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, जैसे कम से कम दो वाक्यों को जोड़ना है और एक वाक्य का नाउन मतलब एडजेक्टिव किसी दूसरे वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में सेपरेट में कह रहा है बच्चों कि ए मैन केम टू माई डोर, एक व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आया, और द मैन वाज ब्लाइंड, व्यक्ति अंधा था। देखिए इसमें एक नाउन है ए मैन। अब इसमें अगर हम बात करें तो ब्लाइंड शब्द एडजेक्टिव है, मतलब दूसरे वाक्य का एडजेक्टिव पहले वाक्य की संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। तो करना क्या है, ए ब्लाइंड मैन, सीधे एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए। ए ब्लाइंड मैन केम टू माई डोर, यानी एक अंधा व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आया। और इस प्रकार से ये आपका बन गया सिंपल। अगला देखते हैं बच्चों, तो दूसरा वाक्य कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, किताब एक मतलब मेज पर एक किताब है।
इट इज़ द बाइबल, यह बाइबल की बुक है। अब देखो, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, भाई किताब की स्थिति को बता रहा है और वो किस किताब की विशेषता को बता रहा है, तो बाइबल की। तो क्या करेंगे, द बुक ऑन द टेबल मतलब किताब पर रखी, सॉरी मेज पर किताब, इज द बाइबल मतलब बाइबल है, मेज पर रखी किताब बाइबल है। और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर पहले प्रयोग कर दिया गया। और अब देखते हैं नोट क्या कह रहा है। इस नियम के अंतर्गत एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में एक लास्ट यूज जो सिंपल से सिंपल बनाने का है वो क्या है बच्चों, बाय यूजिंग ए कंजक्शन यानी कि संयोजक का प्रयोग करके। सिंपल से सिंपल बनाने का ये लास्ट नियम है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अलग हो तथा शेष वाक्य एक समान हो, मतलब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट भी अलग हो या फिर ऑब्जेक्ट अलग हो और बाकी का पूरा वाक्य कैसा हो, एक समान हो, मतलब और शब्दों में कोई प्रयोग परिवर्तन ना, तो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों, आई टेक टी मैंने चाय पिया, आई टेक टोस्ट मैंने टोस्ट भी लिया। तो मैंने चाय लिया और मैंने टोस्ट लिया, तो क्या करेंगे आई, अब देखो इसमें आई टेक समान है, इधर भी आई टेक समान है, केवल ऑब्जेक्ट तो बदला है। तो क्या करेंगे, आई टेक टी एंड टोस्ट, मैंने चाय और टोस्ट लिया, दोनों में केवल ऑब्जेक्ट बदला था, तो ऑब्जेक्ट को मैंने एंड से जोड़ दिया। अगला देखते हैं बच्चों, अगले में कह रहा है सीता वेंट टू दिल्ली, सीता दिल्ली गई, और लीला आल्सो वेंट टू विथ सीता, लीला भी सीता के साथ गई। देखिए सीता कहाँ गई है, तो दिल्ली गई है। लीला कहाँ गई है, तो लीला भी सीता के साथ गई अर्थात दिल्ली गई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सीता एंड लीला वेंट। अब देखो इसमें कंजे मतलब जब हम जोड़ रहे हों तो मुख्य भाव न छूटे, इसमें साथ तो गई है, तो इसलिए हम लोग टूगेदर का प्रयोग कर देंगे, अर्थात साथ साथ गई टू दिल्ली मतलब दिल्ली। अगर साथ की बात ना होती, यहाँ विथ सीता ना लगा होता तो टुगेदर लगाने की आवश्यकता नहीं होता। जैसे केवल यही लिखा होता कि लीला आल्सो वेंट टू दिल्ली, तब हमें टुगेदर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ विथ सीता लिखा है, इसलिए क्या बनेगा, सीता एंड लीला वेंट टुगेदर टू दिल्ली। अब क्या कह रहा है, इस नियम के अंतर्गत वाक्यों को कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्यों को या सरल वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। क्या करना है इसमें, हमें किसी भी दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ना है और एक संयुक्त वाक्य के रूप में बनाना है। तो चलिए नियम देखते हैं। नियम कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, जैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में उसका प्रयोग करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसे आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा चुके हैं। एक बार आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित है। भैया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का तो प्रयोग करते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं, चलिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह संयोजक होते हैं जो दो या दो से मतलब जो दो समान पद वाले शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब कि साधारण कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको हम लोग कम्युलेटिव कहते हैं, जो साधारण जोड़ दर्शाते हैं। इसमें कौन कौन सा है, इसमें जैसे एंड है, आल्सो मतलब भी है, एज वेल एज है यानी उतना और साथ ही, बोथ एंड है मतलब और दोनों, नो लेस देन मतलब इससे कम कुछ नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो यानी न केवल बल्कि भी, नाउ माने अब, और वेल मतलब ठीक है। ये सभी भी कंजक्शन का कार्य करते हैं।
इसके बाद में दूसरा क्या है बच्चों, तो दूसरा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, मतलब वैकल्पिक समान पदीय संयोजक, जो दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का ज्ञान कराता है। क्या करता है, तो जैसे दो विकल्प है उसमें से कोई एक विकल्प चुनने का ज्ञान करा दे। जिससे कौन कौन सा है, आइदर आर है यानी या तो या, नाइदर नार है ना तो ना, आर है मतलब अथवा या, नायर है मतलब नहीं या ना तो, एल्स मतलब के सिवाय, अदरवाइज मतलब अन्यथा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद में अगला क्या है बच्चों, अगला है एडवर्जेटिव। क्या है, एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एडवर्जेटिव मतलब होता है विरोध दर्शक, तो विरोध दर्शक समान पदीय संयोजक, जो दो कथनों के विरोध को प्रकट करता है। इसका क्या काम होता है, तो यह दो कथनों के विरोध को प्रकट करता है। जैसे बट है लेकिन, हाउएवर मतलब जैसा कि, नेवरथलेस मतलब फिर भी, ओनली मतलब केवल, स्टिल माने फिर भी, येट माने फिर भी, व्हाइल माने जबकि, व्हेयरएज मतलब जहाँ तक कि। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं एडवर्जेटिव वाले। एक प्रकार और आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का बचता है, और वो क्या है बच्चों, तो वो है इलेटिव। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, मतलब जो किसी बात का परिणाम प्रकट करे, यानी इसको हम परिणाम बोधक समान पदीय उपवाक्य कंजक्शन यानी संयोजक कह सकते हैं। इसमें फॉर, दियर फॉर, देन, सो, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी कोऑर्डिनेटिंग वाले हैं। और कोऑर्डिनेटिंग वाले में ये इतने हमने चार प्रकार के संयोजक देखे। जब इन सभी संयोजकों का प्रयोग होगा तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंसेज में है द वे वाज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, और द विंड वाज ब्लोइंग, हवा चल रही थी। भैया रास्ता भी लंबा था, हवा भी चल रही थी, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कंपाउंड बनाते समय। द वे वाज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, एंड द विंड वाज ब्लोइंग, और हवा चल रही थी। एंड लगा दिए और देखो दोनों में से कुछ छूटा भी नहीं और कंपाउंड भी बन गया। इसके बाद में अगला देखते हैं, तो अगला क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंस का है ए मॉर्निंग वॉक इज़ यूजफुल, यानी सुबह का भ्रमण उपयोगी होता है। मॉर्निंग वॉक कैसा होता है, तो उपयोगी होता है। इट इज़ रिफ्रेशिंग, और ये ताजगी से परिपूर्ण होता है। सुबह का घूमना कैसा होता है, उपयोगी होता है, यह ताजगी से परिपूर्ण होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कह रहा है ए मॉर्निंग वॉक इज़ यूजफुल एज वेल एज रिफ्रेशिंग, यानी सुबह का घूमना उपयोगी होता है और साथ ही क्या होता है, ताजगी से भरा होता है। यानी यहाँ पर कंजक्शन कौन सा लगा, तो इसमें कंजक्शन लगा है एज वेल एज। ठीक है, अगला देखते हैं। मतलब आपको कंजक्शन का केवल चयन करना है, बाकी जोड़ देना है। तीसरा वाक्य कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस का बच्चों कि ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया, और ही वाज फाइंड, उसे दंड भी दिया गया। फाइन मतलब अर्थदंड देना, तो उसे सजा दिया गया और उसे अर्थदंड भी दिया गया। अब जब हम लोग इसका बनाएंगे तो इसका क्या बनता है, इसका जब बनाएंगे तो क्या बनता है बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस। ही वाज, देखिए उसे दोनों चीज़ें किया गया है ना, सजा भी दिया गया है और अर्थदंड भी दिया गया है। तो क्या करेंगे, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, उसे न केवल सजा दिया गया, बट आल्सो फाइंड, बल्कि अर्थदंड भी दिया गया। क्या कहा गया कि उसे न केवल सजा दिया गया बल्कि अर्थदंड भी दिया गया। तो ये आपका कंपाउंड बना। अगला देखते हैं चौथा वाक्य। देखिए एग्जाम्पल जितना आप देखेंगे उतना ही लाभदायक होगा। सिंपल सेंटेंसेस कह रहे हैं बच्चों कि द एनिमल में बी ए फिश, जिसे आप तर्क और कथन वाला पढ़ते हैं ना, कि जानवर मछलियां हो सकती हैं, और इट में बी सरपेंट, ये रेंगने वाले यानी सरीसृप भी हो सकते हैं। तो अब इसमें बनाएंगे कैसे, देखिए विकल्प है तो क्या कहा गया, द एनिमल इज आइदर ए फिश आर ए सरपेंट।
मतलब जो जानवर हैं या तो वो क्या हो सकते हैं, या तो वे मछलियां हैं या सरीसृप हैं, दोनों आपका हो गया। पांचवा देखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में कह रहा है बच्चों कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। भैया कठिन परिश्रम करोगे तो फेल हो जाओगे? नहीं। तो यहाँ पर विकल्प ही तो है कि या तो कठिन परिश्रम करो या फिर फेल हो जाओगे। तो हम चाहे आइदर आर लगा दें, चाहे हम लोग क्या करें और लगा दें, या फिर अदरवाइज लगा दें कंपाउंड सेंटेंस में, यानी वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। क्या बनेगा? कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। अगला देखते हैं छठवां नंबर कह रहा है बच्चों सिंपल सेंटेंसेस का, यानी साधारण वाक्यों का, मेक हास्ट यानी शीघ्रता करो, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन छोड़ दोगे। यहाँ पर भी वही है, चाहे आर लगाओ, चाहे अदरवाइज लगाओ, चाहे आप उसमें से कोई लगा लो, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में? मेक हास्ट शीघ्रता करो, आर यू विल मिस द ट्रेन, अथवा तुम ट्रेन छोड़ दोगे। क्या कहा गया? कि शीघ्रता करो, जल्दी करो, अन्यथा तुम ट्रेन छोड़ दोगे। अगला देखते हैं, सातवां सेंटेंस कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में, सातवां क्या कह रहा है? गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं। बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम, और बुरे लड़के क्या करते हैं? अपना समय बर्बाद करते हैं। तो क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है कि गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, एंड और बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम, और बुरे लड़के क्या करते हैं? अपना समय बर्बाद करते हैं। तो अच्छे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं और बुरे लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं। आठवां देखो क्या कह रहा है। आठवां सिंपल सेंटेंसेस में कह रहा है कि ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। दोनों है ना, गरीब भी है और ईमानदार भी है। तो क्या करेंगे बच्चों कंपाउंड सेंटेंस में? ही इज पुअर, वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। क्या कहा गया? कि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। और देखते हैं नौवां नंबर, और शायद ही लास्ट भी होगा। सिंपल सेंटेंसेस में कह रहा है मोहन वाज नॉटी, मोहन शरारती था, ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया। क्या हुआ? कि मोहन शरारती था, उसे सजा दिया गया। तो भैया मोहन को सजा क्यों दिया गया? क्योंकि वो शरारती था। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहन शरारती था इसलिए उसे सजा दिया गया। मोहन वाज नॉटी देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए या आता है, ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया, मतलब मोहन शरारती था इसलिए उसे सजा दिया गया। अगला 10वां देखते हैं। 10वां सेंटेंस हर प्रकार की कंजक्शन का प्रयोग किया गया बच्चों। सिंपल सेंटेंसेज में कह रहा है कि ही वाज फाउंड गिल्टी, उसे अपराधी पाया गया। क्या कहा गया? उसे अपराधी पाया गया। ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया। तो यहाँ पर जैसे वहाँ देयरफॉर लगाए थे, ऐसे सो लगा सकते हैं या देयरफॉर लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? ही वाज फाउंड गिल्टी, वह अपराधी पाया गया, सो ही वाज पनिश्ड, इसलिए उसे सजा दिया गया। और देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस में कहा गया आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। तो क्या करेंगे? आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, फॉर आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास कोई रुपए नहीं। देखिए बिकॉज अगर लगा दें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फॉर लगा दिए तो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। और देखते हैं ये आपका हुआ ख़त्म। अगला अब आपका जो तीसरा तरीका है सिंथेसिस करने का, वो क्या कह रहा है? टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्यों को मिला करके एक मिश्रित वाक्य बनाना। क्या करना है बच्चों? जो साधारण वाक्य हैं इन्हें मिला करके एक मिश्रित वाक्य बना देना। तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए देखिए पहला जो नियम कह रहा है, पहला तरीका, 3 तरीका बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार का,
नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो यहाँ पर जो आपका पहला यूज़ है वो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग ए नाउन क्लास, मतलब एक संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग करके। जैसे नाउन क्लास का प्रयोग करके करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जानिए कि नाउन क्लास है क्या। तो सदैव याद रहे कि नाउन क्लास वाक्य में संज्ञा का कार्य करती है। किसका कार्य करेगा, संज्ञा का कार्य करेगा। और इसकी क्या विशेषता होगी, हिंदी अर्थ में यह कि से आरंभ होती है। हिंदी में किससे आरंभ होगा, कौन से शब्द से, तो की शब्द से आरंभ होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे क्या करना है। तो और आगे वाले में सिंपल सेंटेंस में कह रहा है, सिंपल सेंटेंसेस में कि ही लिव्स समवेयर, वो कहीं रहता है। क्या कहा गया, वह कहीं रहता है। आई डू नॉट नो इट, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो भैया मैं नहीं जानता हूँ, देखिए आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। यही तो इसका बनेगा कि मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ रहता है। अगला देखते हैं दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य में कह रहा है बच्चों सिंपल सेंटेंसेस में कि इट इज़ डन, ये किया जा चुका है। इट कैन नॉट बी अनडन, इसे नहीं बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो क्या कहा गया, व्हाट इज डन, जो किया जा चुका है, कैन नॉट बी अनडन, उसे मिटाया नहीं जा सकता। मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे आप कर चुके हैं तो उसे आप मिटा नहीं सकते, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप मिटा सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो किया जा चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। और देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है बच्चों सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में क्या कह रहा है कि द ट्रेन इज़ लेट, ट्रेन देर से है, वी नो इट, हम इसे जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि ट्रेन देर से, तो यही बना देना है, वी नो, हम जानते हैं, दैट द ट्रेन इज़ लेट, कि ट्रेन देर से है, हम जानते हैं कि ट्रेन देर से है। चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य जो आप लोगों का कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में कि ही मे बी गिल्टी, वह अपराधी हो सकता है। क्या कहा, वह अपराधी हो सकता है। आई कैन नॉट से, मैं इसे नहीं कह सकता हूँ। क्या कहा, तो अब इसमें क्या करना, देखिए वह अपराधी तो हो सकता है लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ। तो भैया सीधे मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या वह अपराधी है, क्योंकि मुझे तो कन्फर्म है नहीं कि हाँ वो अपराधी है। तो क्या करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या वह अपराधी है। अगला देखिए, चौथा हो गया। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में, व्हाट डू योर टीचर से, तुम्हारे अध्यापक क्या कहते हैं, लिसन टू इट, इसे सुनो। तो भैया आपके अध्यापक क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनो, तो सीधे यही कर दीजिए कॉम्प्लेक्स में, लिसन टू मतलब सुनो, व्हाट योर टीचर से, कि तुम्हारे अध्यापक क्या कहते हैं। क्या हो गया, सुनो कि तुम्हारे अध्यापक क्या कहते हैं। छठवां नंबर देखिए, छठवां कह रहा है सिंपल सेंटेंस में, यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय से नहीं आओगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही समस्या है, तुम समय से नहीं आओगे, यही समस्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करेंगे, द प्रॉब्लम इज, समस्या है, दैट कि यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय से नहीं आओगे। क्या कहा गया, समस्या है कि तुम समय से नहीं आओगे। सिंपल सेंटेंस में कह रहा है, सिंपल सेंटेंसेस में ही विल पास, वह पास होगा, आई एम होपफुल ऑफ इट, मुझे इसका विश्वास है। क्या कहा गया कि वह पास होगा, मुझे इसका विश्वास है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कह रहा है, आई एम होपफुल, मुझे विश्वास है, दैट ही विल पास, कि वह पास हो जाएगा। क्या कहा गया, मुझे विश्वास है कि वह पास हो जाएगा। सिंपल सेंटेंसेस में अगला देखो, देयर वाज ए र्यूमर, एक अफवाह था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अफवाह था। क्या था, इट वाज अबाउट हिज डेथ, ये उसकी मृत्यु के बारे में था। एक अफवाह था या उसके मृत्यु के बारे में था। इट वाज फॉल्स, और ये क्या था, गलत था। तो क्या चीज़ गलत था, अफवाह गलत थी ना। तो द र्यूमर मतलब अफवाह, कौन सी अफवाह, दैट ही डाइड, कि वह मर गया। अफवाह कि वह मर गया, वाज फॉल्स मतलब गलत थी। सीधे यही तो कि अफवाह कि वह मर गया ये गलत था। ठीक है,
अब देखते हैं इसमें जो दूसरा सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का जो दूसरा तरीका है वो क्या कह रहा है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने की दूसरे तरीके में है बच्चों, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज, यानी एक विशेषण उपवाक्य का प्रयोग करके। विशेषण उपवाक्य का प्रयोग करके कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए विशेषण उपवाक्य करता क्या है। सदैव याद रहे कि एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में विशेषण का कार्य करती है। एडजेक्टिव क्लॉज किसका कार्य करेगी, तो विशेषण का कार्य करेगी। हिंदी अर्थ में यह, जिसको, जहाँ या जो से आरंभ होती है। हिंदी अर्थ में किससे आरंभ होगी, तो जिसको से, जहाँ से या फिर जो शब्द से ये चीज आरंभ होगा। सिंपल सेंटेंस में एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, सिंपल सेंटेंसेस कहा गया ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, और ही मस्ट पास, वो अवश्य पास होगा। क्या कहा गया कि वह कठिन परिश्रम करता है, वह अवश्य पास होगा। तो कौन पास होगा, ही माने वह, हु वर्क्स हार्ड जो कठिन परिश्रम करता है। भैया वह जो कठिन परिश्रम करता है मस्ट पास, अवश्य पास होगा। जो कठिन परिश्रम करेगा वो अवश्य पास हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में कि आई हैव ये वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। क्या कहा गया, मेरे पास एक घड़ी है। और द वॉच, क्या कहा गया कि द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी सही समय देती है। क्या कहा गया, मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय देती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है बच्चों, आई हैव ये वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। सही समय कौन देती है, तो घड़ी देती है। तो क्या कहा गया कि मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। घड़ी की विशेषता क्या है, सही समय देना। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में कि एक क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा पेड़ पर बैठा था। ए फॉक्स साइट, एक लोमड़ी ने इसे देखा। तो लोमड़ी ने क्या देखा, एक कौवा देखा। लोमड़ी ने क्या देखा, एक कौवा देखा। तो ए फॉक्स सा ए क्रो, और वो कहाँ था, कौवे की विशेषता क्या थी, दैट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठा हुआ था। लोमड़ी ने एक कौवा देखा जो पेड़ पर बैठा हुआ था। चौथा देखते हैं बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस में कह रहा है कि आई वेंट टू द गार्डन, में बगीचे में गया। और बगीचे में गया तो मैंने क्या देखा, दियर आई सा ए डेड बॉडी, वहाँ मैंने एक मृत लड़का देखा, मृत शरीर देखा। इट वॉज बैडली क्रश्ड, बुरी तरीके से कुचला हुआ था। अच्छा देखिए, बगीचे में गया, एक मृत शरीर को देखा, इसमें कोई विशेषता नहीं ना, लेकिन मृत शरीर कुचला हुआ था, ये विशेषता है। तो क्या करेंगे, आई वेंट टू द गार्डन, में बगीचे में गया। व्हेयर आई सा ए डेड बॉडी, जहाँ मैंने एक मृत शरीर देखा। और मृत शरीर की क्या विशेषता थी, व्हिच वॉज बैडली क्रश्ड, जो बहुत बुरी तरीके से कुचली हुई थी। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो तीसरा तरीका है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का, वो क्या है, तो सिंपल को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाने का है बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज, एक क्रिया विशेषण वाक्यांश का प्रयोग करके। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कैसे, सदैव याद रहे कि एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करेगा एडवर्ब क्लॉज, तो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। जैसे जैसे में देख लेते हैं बच्चों, जैसे में देखिए सिंपल सेंटेंसेस है, डू नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, गंदा पानी मत पियो। क्या कहा गया कि गंदा पानी मत पियो। यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। क्या कहा गया कि गंदा पानी मत पियो, तुम बीमार हो जाओगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कह रहा है, यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। कब, इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, यदि तुम गंदा पानी पियोगे। क्या कहा गया कि तुम बीमार हो जाओगे यदि तुम गंदा पानी पियोगे। अथवा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, यदि तुम गंदा पानी पियोगे, यू विल फॉल इल, तो तुम बीमार हो जाओगे। इस प्रकार से हमने देखा कि इसको दो तरीके से, मतलब इफ़ को बीच में रख करके भी बना सकते हैं, इफ़ को आरंभ में भी रख करके बना सकते हैं। जब इफ़ शुरुआत में रहेगा तो बीच में कामा लगेगा। दूसरा देखते हैं बच्चों, सिंपल सेंटेंसेज में क्या कह रहा है, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था। और ही वांटेड टू गेट थ्रू, वह उसमें से होकर जाना चाहता था या उस स्थान पर आना चाहता था।
तो अब जब इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था, दैट ही माइट गेट थ्रू, जिससे वह इसमें जा सके। यहाँ पर क्या उद्देश्य प्रकट हो रहा है। इसके पहले वाले वाक्य में क्या हो रहा था, इस वाक्य में शर्त प्रकट हो रहा था, और इस वाक्य में क्या है, तो उद्देश्य प्रकट हो रहा है। तीसरे में देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, तीसरा वाला आपका वाक्य जो है ये कह रहा है सिंपल सेंटेंसेस में, द डॉक्टर के मतलब डॉक्टर आया, और द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया था। मतलब डॉक्टर आया और क्या हुआ, रोगी मर गया था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद। क्या कहा गया, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। अथवा इसे ऐसा भी बना सकते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब कि रोगी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। चाहे ये बनाओ कि रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, और चाहे ये बना लो कि रोगी के मरने मतलब डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। दोनों आपका सही हो जाएगा। और जो आप लोगों का चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य क्या कह रहा है बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्य, वी रिस्पेक्ट हिम, हम उसकी क्या करते हैं, हम उसका उनका सम्मान करते हैं। ही इज़ आवर टीचर, वह हमारे अध्यापक हैं। तो भैया हम उनका सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि वह हमारे अध्यापक हैं। तो वही बना दीजिए, वी रिस्पेक्ट हिम, हम उनका सम्मान करते हैं, बिकॉज ही इज़ आवर टीचर, क्योंकि वह हमारे अध्यापक हैं। क्या बन गया कि हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वह हमारे अध्यापक हैं। पांचवा देखते हैं बच्चों, तो वहाँ पर क्या था, कारण था। पांचवें में क्या कह रहा है, द थीफ फ्लेड समवेयर, चोर कहीं भाग गया, चोर कहीं भाग गया, द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी। भैया पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी, तो चोर कहाँ भाग गया नहीं पता, तो क्या कहेंगे, द थीफ फ्लेड, चोर भाग गया, व्हेयर द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, जहाँ पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी। इसमें क्या प्रकट हो रहा है, स्थान प्रकट हो रहा है। चोर ऐसे स्थान पर भाग गया जहाँ पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी। छठवां वाक्य देखते हैं बच्चों, छठवां क्या कह रहा है। छठवें में सिंपल सेंटेंस में कह रहा है, यू मे सो एनीथिंग, तुम कुछ भी बो सकते हो। क्या कहा गया कि तुम कुछ भी बो सकते हो, और यू विल रीप इट्स फ्रूट, तुम इसका फल पाओगे। मतलब तुम जो भी बोना चाहो बो दो, कोई फर्क नहीं, मुझे बोने से आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाओगे क्या, काटोगे क्या, आप इसका फल ही काटेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कह रहा है, एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, तुम वैसा ही काटोगे। है ना, एक कहावत है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये वही वाला वाक्य है बेटा, कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, या जो बोएगा वही काटेगा। सातवां सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों, सिंपल सेंटेंस में है, ही इज़ क्वाइट टायर्ड, वह बहुत थका है, वह बहुत थका है। ही कैन स्केर्सली स्टैंड, वह बहुत, स्केर्सली मतलब होता है मुश्किल से ही, वह बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कहेंगे, ही इज सो टायर्ड, वह इतना अधिक थका है, दैट ही कैन स्केर्सली स्टैंड, कि वह बहुत मुश्किल से खड़ा हो सकता है। इस प्रकार से सातवें में क्या है, उसका उद्देश्य है, परिणाम है। आठवां क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंसेस में, आई बिगेन लेट, मैंने देर से काम शुरू किया, आई फिनिश्ड फर्स्ट, फिर भी मैंने पहले समाप्त कर दिया। तो फिर भी यद्यपि वाला, आई फिनिश्ड फर्स्ट, मैंने पहले समाप्त किया, दो आई बिगेन लेट, यद्यपि मैंने देर से शुरू किया था। क्या कहा कि मैंने जल्दी समाप्त किया, पहले समाप्त किया, यद्यपि मैंने देर से शुरू किया था। नौवां नंबर कह रहा है बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस का, साधारण वाक्यों का, ही इज स्ट्रांग, वह शक्तिशाली है, आई एम इक्वली स्ट्रांग, और मैं भी बराबर शक्तिशाली हूँ। बना दीजिए पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कंपैरिजन है, तुलना है। तो आई एम एज स्ट्रांग एज ही इज, मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि वह है। इस प्रकार से हम लोगों ने समाप्त किया क्या चीज़, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब इसका एमसीक्यू हम लोगों को देखना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस यानी कह सकते हैं वो देखना है। अगर आप लोगों ने अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए,
इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। और मैं बता दूं, आप लोगों का मॉडल पेपर अभी अल्टरनेट शुरू हुआ है, कुछ दिनों के बाद में रेगुलर हो जाएगा, लेकिन अभी तो मॉडल पेपर अल्टरनेट ही चलेगा। जो बाकी के सिलेबस बचे हुए हैं उनको भी करवाया जाएगा साथ ही साथ। तो आप लोग समस्त क्लासेस को पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर करें बेटा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।